पिछले क्लास में मैंने आप लोगों के साथ वेलफेयर स्टेट यानी लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में हम लोगों ने बात की थी और आपको बताने की कोशिश की थी कि वेलफेयर स्टेट फलाही रियासत से आप क्या समझते हैं। आपको याद होगा कि मैंने पिछले क्लास में ये बात कहने की कोशिश की थी कि जो वेलफेयर स्टेट के बारे में जो बहुत सारा मिसकंसेप्शन है कि ये गरीबों को यूं ही माल और दौलत लुटा देता है, उनको निकम्मा बना देता है, बहुत सारे फ्री के जो स्कीम्स होते हैं उसकी वजह से जो इकॉनमी है वो क्राइसिस में चली जाती है। इस तरह के जो अमीर लोगों के जो क्रिटिसिज्म होते हैं, जो आलोचना होते हैं, वो वेलफेयर स्टेट के बारे में सही बात नहीं बतला पाते हैं। वेलफेयर स्टेट दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम बन के उभरा, जिसे वेस्टर्न डेमोक्रेसीज ने, कैपिटलिस्ट वेस्टर्न डेमोक्रेसीज ने उसको अपनाया और ये फिर बहुत सारे तीसरी दुनिया में भी ये एक्सपेरिमेंट को अपनाया गया। भारत में भी जब आज़ादी मिली तो उसके बाद से वेलफेयर स्टेट को अपनाया गया। और वेलफेयर स्टेट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले क्लास में, कि हम डेविड गार्लैंड की जो किताब है द वेलफेयर स्टेट ए वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, इस किताब में हम लोगों ने डेविड गार्लैंड से ही उन्हीं का जो डेफिनेशंस है उसी को हम लोगों ने पिछले क्लास में जिक्र किया था कि वेलफेयर स्टेट बेसिकली जो है वो कोई गरीबी दूर करने का कोई प्रोग्राम नहीं है और ना ही ये पूरी तरह से समाज में बराबरी लाने का प्रोग्राम है, ना ही ये इनइक्वालिटी को बिल्कुल ख़त्म करने का कोई प्रोग्राम है, ना ही समाज में मौजूद तमाम तरह की गैर बराबरी को ख़त्म करने का कोई इलाज है। बेसिकली ये वेलफेयर स्टेट जो है वो एक जो पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसके साथ चलने वाला एक ऐसा मैकेनिज्म है कि अगर इस वेलफेयर स्टेट को अगर कैपिटलिस्ट सिस्टम के साथ आप नहीं लेके चलेंगे और मार्केट को पूरी तरह से अगर आप खोल देंगे, उसको पूरी तरह से छूट दे देंगे, तो फिर क्या होगा, मजदूरों के, गरीब लोगों के जो हुकूक हैं, जो उनके सोशल और इकोनॉमिक राइट्स हैं, उस पर बहुत बड़ा अटैक पड़ेगा और फिर सिस्टम में क्राइसिस हो जाएंगे। इसलिए वेलफेयर स्टेट के बारे में डेफिनेशन सही है कि ये एक तरह का सोशल इंश्योरेंस है, ये सोशल राइट्स है, ये सोशल प्रोविज़न है, ये सोशल रेगुलेशन है, किस तरह की इकोनॉमिक गतिविधि होगी। और इसके मेन जो बेनिफिशियरी होते हैं, जो मेन इसको जिसको फ़ायदा मिलता है, वो मिडिल क्लास होते हैं, पुअर नहीं होते। पुअर लोगों को कुछ फ़ायदे मिल सकते हैं, लेकिन जो मेन बेनिफिशियरी इसके हैं वो मिडिल क्लास और जो लोग बड़े जॉब में जो लोग लगे हुए होते हैं। यानी लोक कल्याणकारी राज्य वो है जो सामाजिक बीमा, सामाजिक अधिकार, सामाजिक प्रावधान और आर्थिक जो गतिविधियां होती हैं उसको ये रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं। और इसके मुख्य लाभार्थी जो हैं, जो इससे फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं, वो मध्यम वर्ग और बड़े बड़े सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, मिडिल क्लास है। गरीबों को भी फ़ायदा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन गरीबों से कहीं ज़्यादा फ़ायदा जो है वो अमीरों को होता है। अब हम आज के क्लास में हम क्या बात करने वाले हैं, हम आज के क्लास में बात करने वाले हैं नियो लिबरलिज्म के बारे में, है ना, जिसको हम कहते हैं हिंदी में नव उदारवाद। अब देखिए, कोई आपसे पूछ सकता है कि नव उदारवाद क्या है, नव उदारवाद के बारे में बताइए। तो ये सवाल बहुत ही अहम है, क्योंकि आज नियो लिबरल इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो पूरी दुनिया में हर तरफ यही पाई जा रही है। ज़्यादातर हिस्सों में जो इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ है वो नियो लिबरल, नव उदारवाद जो आर्थिक नीति है उसी पे आधारित है, कम और ज़्यादा, है ना। कहीं पे नव उदारवादी पॉलिसीज़ आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी और कहीं पे थोड़ा कम मिलेगी, लेकिन है ये ज़्यादातर इलाकों में।
अब एक चीज़ और ख्याल रखने की ज़रूरत है कि ये हम तो पिछले क्लास में वेलफेयर स्टेट के बारे में बात कर रहे थे, फिर ये न्यू लिबरल रिजीम के बारे में क्यों चर्चा हो रही है। ये दोनों के बीच में एक संबंध है और यही मैं बताने की करने की कोशिश करूंगा इस क्लास में। इसके बीच में रिलेशंस ये है कि नियो लिबरलिज्म जो है, नव उदारवाद जो है 1970 और 80 के बाद से जो दुनिया में एक नई आर्थिक नीति जो आई, इसने वेलफेयर स्टेट यानी लोक कल्याणकारी राज्य का जो मॉडल था उसकी आलोचना की, उसको खारिज करके, उसको डिस्क्रेडिट करके ये सिस्टम आया है। तो अगर हम नियो लिबरलिज्म के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो न सिर्फ हमको नियो लिबरलिज्म के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी, बल्कि हम वेलफेयर स्टेट की आलोचना को भी समझेंगे और उससे क्या होगा, हमें वेलफेयर स्टेट की कमियों को और उसकी खामियों को भी समझने में हमें ज्यादा मदद मिलेगी। और हम वेलफेयर स्टेट को जब समझेंगे तो हमें नियो लिबरलिज्म स्टेट मतलब जो रिजीम है उसकी भी खामी और उसकी कमजोरी, उसके स्ट्रेंथ और वीकनेस की बारे में आपको जानकारी मिलेगी। कहने का मतलब है कि नियो लिबरलिज्म को समझने के लिए वेलफेयर स्टेट को समझना जरूरी है और वेलफेयर स्टेट को समझने के लिए नियो लिबरलिज्म को समझना है। तो हम आज के क्लास में हम बात करेंगे नियो लिबरलिज्म यानी नव उदारवाद क्या है, एक किस तरह की आर्थिक नीति है। आप बार बार सुनते हैं बहुत सारे लोगों से कि स्टेट का जो कैरेक्टर है वो नियो लिबरल हो गया है, स्टेट जो है वो क्या है, पैसे वालों के लिए काम कर रहा है, स्टेट जो है बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए काम कर रहा है, स्टेट जो है बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के दबाव में आ गया। तो है क्या ये नियो लिबरलिज्म यानी नव उदारवाद क्या है, हम इसी क्लास के अंदर में आने वाले 15 या 20 मिनट के अंदर में हम इसी पे बात करेंगे। तो आइए इस क्लास में हम बात करें नियो लिबरलिज्म क्या है। लेकिन अगर नियो लिबरलिज्म को समझना है और अगर आपने वेलफेयर स्टेट को नहीं समझा है तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इससे पहले वाला जो वीडियो है वेलफेयर स्टेट को उसको भी जरूर सुन लें, क्योंकि जब दोनों चीज सुनेंगे तो आपको बातें ज्यादा समझ में आएगी। सबसे पहली बात है नियो लिबरल पॉलिसीज क्या है। तो एक बात याद रख लीजिए कि नियो लिबरल जो पॉलिसी है 1970 के बाद से ये जो आर्थिक नीति है, नव उदारवाद की जो आर्थिक नीति है, ये मंजरेआम पे वर्ल्ड लेवल पे बहुत ताकतवर एक आइडियोलॉजी बन के उभरा। और इसको तो सपोर्ट करने वाले थे पहले से लोग, जैसे आपको बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स थे, जैसे हाइक थे, मिल्टन थे, आपको शिकागो स्कूल था, है ना। तो ये लोग थे। लेकिन 1970 के बाद जो वेलफेयर स्टेट में जो क्राइसिस हुआ और जो कीनेसियन इकोनॉमी थी उसमें जब क्राइसिस हुआ और जो ग्रोथ जो था वो उसका जो रेट जो था वो नीचे चलने लगा, तो ये जो नियो लिबरल जो इंटेलेक्चुअल्स थे इनकी बातें लोग तवज्जो के साथ सुनने लगे। और उसके बाद से फिर जो चीजें पहले से कह रहे थे अब उस पर ध्यान दिया जाने लगा और देखते ही देखते जो नियो लिबरल जो सिस्टम है वो छा गया दुनिया पे और वेलफेयर स्टेट जो है उसको इसने क्या क्या पीछे धकेल दिया। तो हमेशा याद रखिएगा कि नियो लिबरलिज्म जो है ये 1970 की दहाई के बाद ये मंजरेआम पे दुनिया में आया और ये वेलफेयर स्टेट की क्रिटिक के तौर पे आया। और ये जो है ये फ्री मार्केट को सपोर्ट करता है, ये जो है पब्लिक सेक्टर की जगह पे प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करता है, ये डी रेगुलराइज सिस्टम को सपोर्ट करता है, ये जो है लेबर लॉज जो हैं उसको फ्लेक्सिबल बनाने की बात करता है, यूनियन के जो अधिकार होते हैं उस पर अटैक करता है, ये है ना। और यहाँ पे जोर जो है वो जोर है इफिशियंसी पे, जोर है ग्रोथ पे, जोर है आपको इंटरप्रेन्योरशिप पे। और ये जो है किसका मुखालिफ है, ये मुखालिफ है सोशल सेक्टर पे जो पैसे गवर्नमेंट खर्च करती है उसका ये मुखालिफ है। और ये जो है ये जो पॉवर्टी और पुअर के लिए जो सरकार जो पैसे खर्च करती है, जो पब्लिक सेक्टर जो बड़ा होता है, जो पब्लिक सेक्टर के रोल होते हैं उस पे अटैक करता है। और ये कहता है कि स्टेट वही होना चाहिए जिसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज में उसका रोल कम से कम होना चाहिए, मिनिमल होना चाहिए। और मार्केट जो है मार्केट तय करेंगे कि इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या होगी। अगर चैरिटी की बात है, कुछ वेलफेयर की भी बात है, तो जो नियो लिबरल
फिलोसोफर जो हैं, जो थिंकर्स, वो कहते हैं कि मार्केट करेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर में एक सेल्फ रेगुलेशन का मैकेनिज्म है, और जो स्टेट जो है अगर वो वेलफेयर एक्टिविटीज में आएगा, स्टेट ही अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज करेगा, तो एक तो इनएफिशिएंसी आ जाएगी, दूसरा क्या है करप्शन आ जाएगा, और इससे क्या होगा कि ग्रोथ जो है वो नीचे चला जाएगा। ये जो है ये कोर कॉन्सेप्ट है आपका, ये मतलब न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज। आप देखेंगे कि 1990 के बाद हमारे मुल्क भारत में भी ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई गई और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए। तो ये सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, आपको लिबरलाइजेशन, ये तमाम जो है वो नियो लिबरल फिलॉसफी है, जो नियो लिबरल आर्थिक नीति है, इसी की रोशनी में सब बने हुए हैं। और ये जो पॉलिसीज है वो वेलफेयर स्टेट की क्रिटिक में आई है, उसकी आलोचना में आई है। तो यहाँ तक बात आपको दिमाग में रख लेनी चाहिए। बस एक बार फिर से मैं दोहरा दूं कि वर्ल्ड वार के बाद इस दुनिया में वेलफेयर स्टेट जो है वो मॉडल को अपनाया गया, और वेलफेयर स्टेट जो है ये इसने क्या किया, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन पे ज़्यादा जोर दिया है ना, उसमें समाज के अंदर में गैर बराबरी को दूर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को ऊपर उठाने में जोर दिया। इसने इंडस्ट्रियल वर्कर के फेवर में पॉलिसीज़ बनाई, इसने हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सेक्टर पे गवर्नमेंट के बजट्स को ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कराए। लेकिन जो न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज हुई उसने क्या किया, वेलफेयर स्टेट के जो रिजीम थे उसको डिस्प्लेस किया, या उसको डिसमेंटल किया, या उसको रीस्ट्रक्चर किया, है ना। और समझाया जाता था कि वेलफेयर स्टेट बहुत ही ड्यूरेबल है, बहुत ही पावरफुल है। उसके अपोजिशन में ये न्यू लिबरल स्टेट आया, उसके अपोजिशन में न्यू लिबरल फोर्सेज आए, और ये जो न्यू लिबरल फोर्सेज थे वो कारपोरेट जो फोर्सेज है उनके सपोर्ट में थे, वो प्लूटोक्रेटिक जो सेक्शंस था उनके सपोर्ट में थे, यानी ताकतवर लोग, जो डोमिनेंट लोग थे, जो पैसे वाले लोग थे, जो मालदार लोग थे, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां थी, जो बड़े बड़े रिच, जो पावरफुल लोग थे, उनके फेवर में थे। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वेलफेयर स्टेट पे इन लोगों ने हमला तो जरूर किया, और बहुत सारे सोशल सेक्टर्स की चीज़ों को इन लोगों ने वापस जरूर लिया। लेकिन एक बात और याद रखनी चाहिए, हम एक अगले लेक्चर में बताएंगे कि वेलफेयर स्टेट पहले और आज के वेलफेयर स्टेट में क्या फ़र्क है। लेकिन इतना ही बात अभी याद रख लीजिए कि नियो लिबरलिज्म आने के बाद वेलफेयर स्टेट जो था उसको डिस्क्रेडिट किया गया, उसका क्रिटिसिज्म किया गया, लेकिन वेलफेयर स्टेट जो था वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, उसको रीस्ट्रक्चर किया गया। यानी वेलफेयर स्टेट को कैसे काम करना है उसकी दिशा को बदली गई, उसके काम काज के जो दायरे थे उसको कम किया गया, उसका ओरिएंटेशन बदला गया। लेकिन वेलफेयर स्टेट खत्म नहीं हुआ। क्यों खत्म नहीं हुआ? क्योंकि मिडिल क्लास से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशंस थे उसको न्यू लिबरल स्टेट ने नहीं छुआ, बहुत हद तक वो आज भी कंटिन्यू है। और जैसे कि बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स का कहना है कि कैपिटलिस्ट सिस्टम और वेलफेयर स्टेट के बीच में कंट्राडिक्शंस नहीं है, बल्कि वेलफेयर स्टेट कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट सिस्टम को एक स्टेबिलिटी देता है, एक लेजिटिमाइजेशन देता है। इसलिए कैपिटलिस्ट सिस्टम या न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज कितना भी आ जाए, वो वेलफेयर रिजीम पूरी तरह से खत्म नहीं होगा, बल्कि वो रीस्ट्रक्चर होगा, उसके ओरिएंटेशन बदलेंगे। और इसके बारे में हम एक सेपरेट लेक्चर नेक्स्ट क्लास में लेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि वेलफेयर स्टेट पहले कैसे था, यानी 1970 और 80 से पहले जब बिल्कुल कीनेसियन इकोनॉमी का बोलबाला था, और 1980 के बाद जब न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज आ गई, तो उसके बाद से वेलफेयर स्टेट को किस तरह से उसमें बदलाव आए और कैसे उसमें चेंजेस आए, इसके बारे में हम बात करेंगे अगले क्लास में, जिसमें हम बताएंगे कि वेलफेयर स्टेट पहले कब था, तब कैसा था और अब कैसा है। लेकिन हम इस क्लास में सिर्फ न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में बात करेंगे। तो आपको मैंने बार बार ये बात कहा कि वो न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी है, उसने वेलफेयर स्टेट पे अटैक किया और कहा, न्यू लिबरल फिलोसफर्स ने कहा कि वेलफेयर स्टेट जो है वो मार्केट के खिलाफ है, ये व्यक्ति के जो फ्रीडम है, इंडिविजुअल फ्रीडम्स हैं, इसके खिलाफ है। इसीलिए आप देखेंगे जो लिबर्टेरियन स्कॉलर्स थे, जैसे हाइक, मिल्टन, शिकागो स्कूल था, इसने सपोर्ट किया न्यू लिबरलिज्म को और विरोध किया वेलफेयर स्टेट को। और अलग अलग फिलोसफर्स ने अलग अलग तरीके से बातें कही और कहने की हुई कोशिश की, जो वेलफेयर स्टेट है इसमें करप्शन हो जाएगा, इसमें ग्रोथ नहीं होगा, इसमें स्टेग्नेशन हो जाएंगे, और ये कहीं ना कहीं एक टोटलिटेरियन टेंडेंसी को प्रमोट करता है। और उसकी जगह पर वेलफेयर स्टेट की जगह पर इन लोगों ने न्यू लिबरल रिजीम की वकालत की
और ये पॉलिसी जो है 1970 के बाद आज भी डोमिनेंट बना हुआ है। और ये क्यों आया, ये क्यों ये ताकतें इतनी मजबूत हो गई 1970 के बाद, क्योंकि वेलफेयर स्टेट का जो मॉडल था वो 1970 के बाद या 60 के बाद उसमें क्राइसिस होने लगा, ग्रोथ जो था वो कम होने लगा, इकोनॉमिक डाउनटर्न होने लगा। और क्या हुआ कि उस जमाने में बहुत सारी ऐसे क्राइसिस हो गए जिसकी वजह से एक नए तरह से सोचने के लिए न्यू लिबरल स्कॉलर्स ने दुनिया को मजबूर किया कि नहीं नहीं नहीं, अब आप वेलफेयर सिस्टम को छोड़िए, अब आप न्यू लिबरल सिस्टम की तरफ आइए, जहां पे आपको रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, जहां पे आपको मार्केट को पूरी आज़ादी देनी पड़ेगी, और जो भी एक सोशल वेलफेयर का जो रिजीम है उसको आपको कम करना पड़ेगा या इरेडिकेट करना पड़ेगा। और जो वो कहते थे कि जो सोशल वेलफेयर है वो डिपेंडेंसी क्रिएट करता है, इसलिए इसको खत्म करना पड़ेगा और इसकी जगह पर एफिशिएंसी लानी पड़ेगी, है ना। और इसमें क्या हुआ कि जो न्यू लिबरल स्टेट जो है या न्यू लिबरल रिजीम है उसने स्टेट की फंडिंग को टाइट कर दिया और कहा कि नहीं, बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करना जरूरी है। गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा ना करे बल्कि गवर्नमेंट अपनी आमदनी पे ज्यादा जोर दे। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पैसे बनाने के बारे में भी सोचे, गवर्नमेंट जो है वो एफिशिएंसी के बारे में भी सोचे। और इन लोगों ने कहा कि पब्लिक सेक्टर या तो खत्म हो जाए, पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज कर दिया जाए, या फिर पब्लिक सेक्टर अगर कहीं रहेंगे भी तो उनको भी क्या होगा कि उनको प्राइवेट सेक्टर में जो टेक्निक्स हैं उसको अपनाने पड़ेंगे, है ना। तो इसीलिए जो सोशल वेलफेयर जो थे उसके जो भी सिस्टम थे उसका बहुत ही अटैक किया गया, है ना। और कहा गया कि नहीं नहीं नहीं, ये डिस्करेज करता है, ये लेजीपन को प्रमोट करता है, इससे चीटिंग मिलती है। और आप देखेंगे कि इसके ऊपर बहुत ही पावरफुल तरीके से जो न्यू लिबरल इंटेलेक्चुअल्स थे उन्होंने वेलफेयर रिजिम को क्रिटिसाइज किया। और जो न्यू लिबरल सिस्टम था उसने इंडस्ट्रियल वर्कर्स की जगह पे उसने इंप्लॉयर्स को और जो रिच पीपल थे उनको फेवर किया। और उन्होंने कहा कि अब लेबर मार्केट को क्या करना पड़ेगा, उनको रिफॉर्म करना पड़ेगा, और उसके अलावा क्या है कि फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। वेजेस भी जो थे वो भी बढ़ने बहुत कम हो गए या स्टेगनेंट हो गए। और एक और इंटरेस्टिंग चीज हुआ कि न्यू लिबरलिज्म आने के बाद वर्कर्स के बीच में एक डिवीजन हो गया। कुछ लोग तो उनकी सैलरी बढ़ी, उनके पैसे बढ़े, उनको तो सुविधाएं मिली, लेकिन ज्यादातर लोगों की जो लाइफ थी उनको इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ धकेल दिया गया ताकि उनका जो क्या कहेंगे उनकी लाइफ बहुत ही प्रिकेरियस हो गई, उनके वेजेस नहीं बढ़ पाए। और आप देखेंगे कि एक वर्कर्स के बीच में डिवीजन हुआ। और ये सब धीरे धीरे वेलफेयर स्टेट को रीस्ट्रक्चर करना या उसको डिसमेंटल करने की बहुत सारी कोशिशें हुई, और बहुत सारे मैनेजरियल रिफॉर्म्स भी हुए। और जो पहले जो गवर्नमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती थी गरीबी दूर करने के लिए, उसकी जगह पे अब क्या कहा गया कि नहीं, आपको कंपटीशन को जोर देना पड़ेगा, एफिशिएंसी को जोर देना पड़ेगा। और क्या है कि टारगेट सेट करने की बात शुरू हुई कि नहीं, आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा, है ना। और ये सारी जो चीजें थी, मतलब न्यू लिबरल जो पॉलिसीज थी, ये पॉलिसीज धीरे धीरे अपनाई जानी शुरू हो गई। और 1960 के बाद से जिस तरह से क्राइसिस इकोनॉमी में हुआ, उस जमाने में जब चीप लेबर मिलना मुश्किल हो गया, चीप एनर्जी मुश्किल हो गया क्योंकि ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए, और उस जमाने में जो रेट था प्रॉफिट का वो गिरना शुरू हो गया, प्रोडक्टिविटी गिरनी शुरू हो गई, बैलेंस ऑफ पेमेंट में प्रॉब्लम होने लगा, बजट डिफिसिट्स होने लगा, रिकरिंग फिस्कल क्राइसिस जब होने लगे, तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ कि वेलफेयर रिजीम के ऊपर अटैक होना शुरू हुआ। और वहीं से रास्ता खुल गया, किसके लिए खुल गया, न्यू लिबरल पॉलिसीज के लिए खुल गया। और कहा गया कि नहीं, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है, अगर इसको कंट्रोल करना है, करेंसी मार्केट में अगर स्टेबिलिटी लानी है, और जिस तरह से ओपेक ऑयल क्राइसिस 1973 के बाद जिस तरह से प्राइसेस तेल के बढ़े और उसके बाद से इकोनॉमी नीचे गई, इन तमाम चीज़ों के लिए जो इलाज बताएगा वो सिर्फ बताएगा कि आप क्या करो, न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज पर हो। और न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो मॉनेटरी कंट्रोल्स पे उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया। उन्होंने लेबर के अधिकारों पे कम मतलब उन्होंने क्या किया कि जो पहले का जो सिस्टम था आपको मॉनेटरी कंट्रोल्स का था, उसकी जगह पे जो ब्रेटन वुड्स जो फ्रेमवर्क था उसकी जगह पे एक नई पॉलिसीज लाई गई, है ना। नई पॉलिसीज लाई गई जो कि काफ़ी कंजर्वेटिव थी, प्रो रिच थी, और उसने बिग मार्केट को सपोर्ट किया, सेल्फ हेल्प को बोला कि यही रास्ता है, प्राइवेट चैरिटी की बात की,
और उसने ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज को भी सपोर्ट किया जो लोग रिच के साथ अपने आप को खड़े करते थे। और इस तरह से लेबर मार्केट में भी बहुत सारा रिफॉर्म्स किया गया, फ्लेक्सिबल लेबर रूल्स बनाए गए, डीरेगुलेटेड लेबर मार्केट बना, वेज में कट किया गया, और सिक्योर जॉब्स और वेल पेड जॉब्स बहुत कम होने लगे। एम्प्लॉयमेंट जो है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा, और कहा गया कि नहीं, रिच के पास पैसा होगा तो ट्रिकल डाउन हो जाएगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। और जो नेशनलाइजेशन की पॉलिसी जो पहले चलती थी उसके जगह पे प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी अपनाई जाने लगी, और डीरेगुलराइजेशन को सपोर्ट किया गया, कैपिटल मार्केट को सपोर्ट किया गया, इकोनॉमी लिबरलाइज हो गई, और जो एक्सचेंज कंट्रोल जो पहले के सिस्टम में हुआ करता था उसको एबॉलिश कर दिया गया, और फ्री मार्केट को सपोर्ट किया गया, है ना, और फाइनेंस कैपिटलिज्म को सपोर्ट किया गया। और इस तरह से आप देखेंगे कि बैंकिंग का भी जो रोल था, कि उसकी जो मोनोपोली थी लेंडिंग देने के लिए, उस पर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हुआ, और उसके जगह पे बहुत सारे फाइनेंशियलाइज्ड इकोनॉमी को क्रिएट किया गया, है ना, और बहुत सारे फाइनेंशियल फार्म्स आए, उन लोगों ने अब वो इंटर करने शुरू हो गए, और जो प्रॉफिट जो था वो मैन्युफैक्चरिंग के जगह पे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आने लगा आपको फाइनेंस कैपिटल से, वो क्रेडिट मार्केट से आने लगा, है ना। और इस तरह से आप देखेंगे कि गवर्नमेंट की भी पॉलिसीज बदलनी शुरू हो गई, टैक्सेशन कम होने लगा, रिच को कम टैक्स किया गया, और इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया गया, और क्या क्या क्रेडिट को, इजी क्रेडिट जो है उसको बढ़ाया गया, और वेलफेयर स्कीम्स को घटाया गया। लार्ज रिटेल जो थे वो सामने आ गए, और उन लोगों ने वेलफेयर, लार्ज जो रिटेल्स आए थे उन्होंने वेलफेयर की जगह पे उन लोगों ने फाइनेंशियल जो थे वो फाइनेंशियल सर्विसेज देने लगे। और इस तरह से आप देखेंगे कि जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो बेनिफिट्स थे उसमें कमी होने लगी, फेडरल जो खर्चे थे उसमें कमी होने लगी, और स्टेट फंडिंग पे बहुत बड़ा अटैक हुआ, और पब्लिक जो एक्सपेंडिचर था उस पे बिल्कुल ही उस पे अटैक हुआ, और साउंड मनी जो था उसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की गई, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो था, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इकोनॉमी का होता था, वो अब इंपॉर्टेंट नहीं रहा, जॉबलेस को जॉब देना इंपॉर्टेंट नहीं रहा, है ना। और जिस तरह से वेलफेयर स्टेट के ऊपर बहुत सीवियर अटैक शुरू होने लगा, लेबर मार्केट पे होने लगा, सोशल एक्सपेंडिचर पे होने लगा, और उसकी जगह पे क्या है, कारपोरेट फोर्सेस को आगे किया गया, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया गया, टैक्स को कट किए गए, और ओपन मार्केट को अपनाया गया, और स्टेट का भी नेचर जो था वो बदल गया। वो भी स्टेट जो था इकोनॉमिक मामले में पीछे हट गई, स्टेट की पॉलिसीज बहुत हद तक मार्केट तय करने लगी, मगर इसके साथ साथ स्टेट जो है सिक्योरिटी के मामले में वो बहुत ही स्ट्रांग हो गया। तो आप देखेंगे कि जो क्लासिकल जो लिबरल अंडरस्टैंडिंग है इसके स्टेट की, उसमें कि स्टेट को मिनिमल होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ एक अजीब चीज हुई, जो चीजें इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, जो सोशल वेलफेयर की चीजें, वहां तो स्टेट मिनिमल हो गया, वहां तो पीछे हट गया, लेकिन जहां तक सिक्योरिटी का मामला है, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, तो आप देखेंगे उसकी एक्टिविटीज और बढ़ गई, और वो क्या करने लगा, वो लोगों के ऊपर और सर्विलेंस करने लगा, और उसकी रिजीम जो सिक्योरिटी के रिजीम थे और बढ़ने लगे, स्टेट जो है उसके ताकत और बढ़ने लगे। तो इसके ऊपर मैंने एक पीछे भी लेक्चर दिया था, आप उसे सुन सकते हैं, जो है कि आपको सिक्योरिटी स्टेट के बारे में। तो आप वो सिक्योरिटी स्टेट का यही है कि जो वेलफेयर एक्टिविटीज है वहां पे स्टेट पीछे हटेगा, लेकिन जो सिक्योरिटी स्टेट का जो मामला होगा वहां पे स्टेट बहुत ही ताकतवर हो जाएगा। और इसी तरह से आप देखेंगे कि पब्लिक सेक्टर को भी प्राइवेटाइज किया गया, डीरेगुलेशन किया गया, और जो लिबर्टेरियन इंटेलेक्चुअल्स थे उन लोगों ने नियोलिबरलिज्म को ही कहा कि इसी से रास्ता होने वाला है, इसी से रास्ता निकलेगा, मार्केट ही सब कुछ तय करेगा। और जो किनीसियन इकोनॉमी थी कि डिमांड मैनेजमेंट करने के लिए, उसको लोग भूल गए, और उसके जगह पे मोनेटरिज्म पे ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा, और मोनेटरिज्म के तहत जो इंटरप्राइज थे उसको रीअवेकन की कोशिश की गई, इंसेंटिव को आगे बढ़ाया गया, और जो सोशल एक्सपेंडिचर था उसको कम करने की कोशिश की। और इस तरह से देखेंगे कि पूरी तरह से मार्केट का रोल शुरू हो गया, और वेलफेयर स्टेट जो था उसके एक्टिविटीज को रीस्ट्रक्चर किया गया। और इस तरह से आप देखेंगे कि वो जो 1980 के बाद से ये जो नियोलिबरल जो सिस्टम है ये पूरी दुनिया में फैल गया, भारत में भी फैला हुआ है। और इससे आप देखेंगे कि ये जो सिस्टम है इसकी वजह से रिच हुए हैं, ताकतवर लोगों की और ताकत बढ़ी हुई है,
पैसे वालों की और पैसे बढ़ी है और इससे ग्रॉस इनइक्वालिटी बढ़ी हुई है। और बहुत सारे लेफ्ट ओरिएंटेड इंटेलेक्चुअल्स का कहना है कि समाज में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई है, एजुकेशन हेल्थ पे सरकार पीछे हट गई है, और वो बार बार जोर करते हैं कि नहीं, वेलफेयर को बहुत ही सीरियसली लेना होगा। लेकिन दूसरे स्कॉलर का ये मानना है कि वेलफेयर जो एक्टिविटीज़ है वो ऐसा नहीं कि सरकार पूरी तरह से उसके ऊपर पीछे हट गई है, लेकिन पूरा ओरिएंटेशन बदल गया है। जो पहले वेलफेयर रिजीम में वेलफेयर जो होता था वो राइट और इंटाइटलमेंट का जो हिस्सा होता था, लेकिन अभी क्या हो गया कि अभी ये कंडीशनल हो गया है, स्टेट देगी उसके ऊपर है ना। तो इसलिए हमारे इंडिया में भी इस तरह का कंसेप्ट आ रहा है, लाभार्थी का, बेनिफिशियरी का कंसेप्ट आ रहा है, वो इंटाइटलमेंट का और राइट का जो कंसेप्ट है उसका इरोजन हो रहा है। इसलिए हम देखेंगे कि ऑफ कोर्स इसमें कोई दो राय नहीं कि वेलफेयर रिजीम पे बहुत बड़ा अटैक हुआ है, लेकिन ये भी एक हद तक बात बिल्कुल सही लग रही है कि बगैर वेलफेयर स्टेट के कैपिटलिस्ट सिस्टम का चलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए वो लेजिटिमेसी का सवाल है। तो यही आप वेलफेयर स्टेट के साथ आप यही देखेंगे कि हाँ, प्रायोरिटी बदल गई है, रिच इंडस्ट्रियल रिच और आपको कहने के बाद बिजनेस क्लासेस के फेवर में ज़्यादा कानून बन रहे हैं और लेबर और जो आम आदमी हैं उनके अधिकारों पे हमला हो रहा है। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि वेलफेयर स्टेट बिल्कुल नहीं है, वो ज़ीरो हो चुका है। हाँ, उसके काम करने के तरीके, उसके जो ओरिएंटेशन है उसमें ज़रूर बदलाव हुए हैं। तो ये था एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मेरा वेलफेयर स्टेट के बारे में। आप इसको सुनिए, और इसके अलावा जो पीछे के जो लेक्चर हैं जो वेलफेयर स्टेट के बारे में हैं उसको भी आप अगर सुनेंगे तो दोनों चीज़ें क्लियर होंगी। सिक्योरिटी स्टेट के बारे में भी आप एक बार देखिए। और एक मेरा पीछे का लेक्चर ये भी है कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में कैसे स्टेट का जो नेचर है वो बदल रहा है। और आगे के क्लास में मैं पढ़ाऊँगा कि वेलफेयर स्टेट जो है वो कैसे पहले और अब में इसमें क्या परिवर्तन हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड है, बहुत सारी बातें यहाँ की वहाँ आती हैं। एक कंसेप्ट जो यहाँ समझ में नहीं आते, हो सकता है कि वो दूसरी जगह आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएंगे। आप लोग इसको सुनिए और आपके जो विचार हैं, आपके जो ख्यालात हैं, उसे आप ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर कोई चीज़ें मुझसे नहीं एक्सप्लेन हो पा रही है उसको भी लिखिए, और जो चीज़ें आपको लगता है कि मुझे और इसके ऊपर लेक्चर देने चाहिए, प्रेजेंटेशन देनी चाहिए, उसके बारे में बताइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि अब आप पॉलिटिकल साइंस को अच्छे तरह से एंजॉय कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच।